हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके लैब हिंदी। और हम लोग देख रहे थे जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बीएसएससी के लिए स्पेशल जो चतुर्थ स्नातक और इंटर स्तरीय है। और इसके अलावा हम बता दें कि जो आप अगर बीएसओ का फॉर्म भरे हैं उसके लिए, और जो आप एडीओ जो परीक्षा रद्द हो चुकी है उसके लिए भी ये बुक कारगर है। और इसमें कुल मिला के जो है 3500 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। इसमें पहले थ्योरी है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव आपको 3 मोड में मिलेगा। सबसे पहले पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं बीएसएससी के क्वेश्चन वो हैं। उसके बाद आपको बता ही दिए हैं कि मॉडल क्वेश्चन है। और उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड जो 6 to 12 है आपको वो मिलेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो इस बुक में है और वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। पहले थ्योरी हो रही है और सेकंड क्लास जो हमारी हो रही है वो आपका एमसीक्यूज की हो रही है। तो आप लोग देखना ना भूले। आज से जो है हमारा कंटिन्यू रहेगा, एक दिन भी गैप नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें जो हम लोग देख रहे थे, ये जो हमारा कंटेंट है इसमें टोटल मिला के 20 चैप्टर हैं। 20 चैप्टर हैं तो फर्स्ट नंबर वीडियो में जो है मात्रक मापन एवं यांत्रिकी को करा दिया गया है। लगभग 45-50 मिनट का वीडियो है। आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर देखिए। और जो सेकेंड वीडियो था हमारा चैप्टर 2 और 3 को कवर किया गया है, उसमें आपको पदार्थों के गुण एवं तरल मिति और उष्मा भौतिकी को कवर कराया गया है। तो 2 वीडियो अपलोड है जिसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर चैप्टर पूर्ण रूपेण करा दिया गया है थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप लोग देखिए। आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक थोड़ा बड़ा टॉपिक होने वाला है, तरंग, ध्वनि और प्रकाश भौतिकी। ये तीनों को देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब से जो है डेली आपको यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौथे नंबर चैप्टर से, जो हमारा होने वाला है तरंग, ध्वनि एवं प्रकाश भौतिकी होने वाला है। वेव, साउंड एंड लाइट फिजिक्स को हम लोग देखेंगे और एक एक करके जो है सारा चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले आपको जो है तरंग के बारे में, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है आपको तरंग के बारे में जानना पड़ेगा कि तरंग क्या है। तो तरंग जो होता है ये ऊर्जा होता है, यानी ऊर्जा जो एनर्जी होता है उसका स्थानांतरण है तरंग। जो ऊर्जा होता है उसका स्थानांतरण है तरंग, और पदार्थ का नहीं। यानी तरंग जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पदार्थ का नहीं है। ठीक है, जब माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है तो कण अपने स्थान पर दोलन करते हैं तथा ऊर्जा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, इसे ही तरंग कहते हैं। यानी तरंग जो है ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, तरंग पदार्थ का स्थानांतरण नहीं करता है दोस्त। इस लाइन से ये समझ में आता है। अब देखते हैं कि जो है तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तरंग के प्रकार, तरंग जो होता है ना ये 2 प्रकार का होता है आपका। एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होता है? तो यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए माध्यम, ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ध्वनि तरंग, जल तरंग, ये सब जो है यांत्रिक तरंग के उदाहरण है। आप इतना समझिए कि यांत्रिक तरंग जो होता है, यांत्रिक तरंग हम उस तरंग को बोलेंगे जिसके लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे वो ठोस हो, चाहे वह द्रव हो, चाहे वह गैस हो। और यांत्रिक तरंग का ही उदाहरण है आपको साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग, और जल तरंग वाटर वेव। सेकेंड हमारा आता है अयांत्रिक तरंग। और अयांत्रिक तरंग जानिए कि अयांत्रिक तरंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अयांत्रिक तरंग के संचरण के लिए क्या नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये निर्वात में भी चल सकती है। तो इसका उदाहरण आप याद रखिएगा। अयांत्रिक तरंग का जो उदाहरण है प्रकाश तरंग हो जाएगा, रेडियो तरंग हो जाएगा, गामा विकिरण हो जाएगा, अवरक्त किरण हो जाएगा, रेडियो तरंग हो जाएगा, एक्स किरण हो जाएगा, ईटीसी। ये सब जो है अयांत्रिक तरंग के उदाहरण है। अब इसमें भी जो है आपका जो यांत्रिक तरंग था जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती थी, यांत्रिक तरंग को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। और खासकर ये पूछा जाता है प्रकाश और ध्वनि के बारे में। तो प्रकाश और ध्वनि के बारे में तो एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो है कौन अनुप्रस्थ है और कौन ध्वनि तरंग है। प्रकाश में पो आ रहा है, अनुप्रस्थ में पो आ रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग, और ध्वनि में ध्व आ रहा है और अनुदैर्ध्य में ध्व आ रहा है
तो यानी ध ध मैच करना चाहिए और प प मैच करना चाहिए। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग। अब कभी भी पूछ लेगा कि प्रकाश तरंग कौन सा तरंग है, तो आप प से प्रकाश और प में जो है प्रस्थ आता है, तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो इतना समझ गए। तो अब इसको देखते हैं। पहला क्या है कि अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कण लंबवत परपेंडिकुलर, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, कण लंबवत कंपन करते हैं, इसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं, श्रृंग और गर्त बनते हैं। उदाहरण प्रकाश रश्मि में तरंग, यानी प्रकाश तरंग और रश्मि में जो तरंग होता है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। श्रृंग और गर्त क्या होता है आप समझिए कि क्या बोला, लंबवत जो है ये कंपन करते हैं, मतलब कि जो है ये इस रूप में कंपन करेंगे। जो ऊपर होगा उसी को श्रृंग बोलेंगे और जो नीचे होगा उसको क्या बोलेंगे, गर्त बोलेंगे। इसमें अनुदैर्घ्य तरंग कण समांतर कंपन करते हैं, यानी पैरेलल कंपन करते हैं, तो इसमें संपीड़न और जो है विरलन बनते हैं। उदाहरण ध्वनि। ये संपीड़न और विरलन क्या है, तो इसमें कैसे होता है कि समांतर, यानी ये एक तरंग है, एक तो ये सटा सटा हुआ है, मान के चलिए ये इस तरह से जा रहा, पूरा एकदम सटा सटा हुआ है, और एक तरफ जो है ये बड़ा बड़ा है। तो ये जो है इस तरह से, ठीक, तो एक तरफ पूरा एकदम जो है यहाँ पे आपको कसा कसा नजर आएगा और एक तरफ जो है थोड़ा दूर दूर जाएगा, तो वही है संपीड़न और विरलन। अगला है अनुदैर्घ्य तरंग, सॉरी अनुदैर्घ्य तरंग को हम देख लिए हैं कि जो है इसका उदाहरण कौन सा है, ध्वनि। आगे देखते हैं। कहता है कि ध्रुवीकरण गुण द्वारा अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है किस गुण द्वारा अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर किया जा सकता है, तो किस गुण द्वारा, तो ध्रुवीकरण के माध्यम से जो है हम दोनों में अंतर पता कर सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग ध्रुवीकरण गुण प्रदर्शित करता है, अनुदैर्घ्य तरंग नहीं प्रदर्शित करता है। यानी कि कैसे हम पता करेंगे, जो अनुप्रस्थ तरंग होगा वो ध्रुवीकरण का जो है गुण प्रदर्शित करेगा, और जो अनुदैर्घ्य तरंग होगा वो ध्रुवीकरण का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इस तरह से हम अंतर पता कर सकते हैं। अगला है, जब तरंग जान लिए हैं तो अब तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, ये लेमडा का चिन्ह है। दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और इसका मात्रक एंगस्ट्रम या मीटर होता है। ए पे जो ये शून्य जैसा है इसको एंगस्ट्रम पढ़ते हैं, और एंगस्ट्रम का जो है ये सिंबल है, या मीटर, इसका मात्रक एंगस्ट्रम या मीटर है। समझ गए। अब ये जो है दो क्रमागत श्रृंग और दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी है क्या, तरंगदैर्घ्य। यानी कि जो आपका ये जो श्रृंग और गर्त बन रहा है, ये भी श्रृंग है और ये भी श्रृंग है, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, तरंगदैर्घ्य बोल सकते हैं। ये गर्त है हमारा और ये भी गर्त है। अगर गर्त और गर्त के बीच की दूरी दो लगातार, ये नहीं कि एक गर्त यहाँ का लिए एक गर्त यहाँ का लिए, इसको हम नहीं बोलेंगे। ये जो है लगातार जो नजदीक नजदीक है, इस बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। और इसका सूत्र होता है v बराबर n लेमडा, यानी v क्या है, तरंग की चाल है, ये जो n से सूचित किया है आवृत्ति है, और गुना तरंगदैर्घ्य। आपको ये याद रखना है, आपको हिंदी में याद रखना है, तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव एवं ब्लैक बॉडी विकिरण कण गुण प्रदर्शित करता है। मतलब कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो कॉम्पटन प्रभाव एवं ब्लैक बॉडी विकिरण कण गुण प्रदर्शित करता है। वो परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सीधी रेखा में गमन तरंग गुण है। ठीक है दोस्त, तो इसको हम लोग अच्छे से समझे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं, और जो हम ऑब्जेक्टिव कराए थे तो एक दो क्वेश्चन का क्या हुआ था कि जो है हम आंसर गलत टिक कर दिए थे, तो आप लोगों ने जो है उसे ध्यान से देखा, और एक लड़का था जो है उसका राइट आंसर बताया था, तो इससे हमको पता चल रहा है वो कितना सीरियस स्टूडेंट है। तो चलिए दोस्त, आपको जो है हम शुभकामना देते हैं कि जो है आप इसी तरह जो है
आगे ध्यान देके जो है पढ़ते रहें, ताकि जो है आपका एक रिजल्ट आपका पक्का हो सके कोई भी एग्जाम में, जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो है कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर आप जो है एक कमेंट करने में कुछ समय नहीं लगता है, उससे हमको क्या होता है, एनर्जी मिलती है। और आपके लिए जो है माइक भी ले चुके हैं, अब जो है वॉइस थोड़ा कम आ रही होगी बैकग्राउंड की, ताकि जो है आपको जो है डिस्टरबेंस ना हो। चलिए अब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग को देखते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको देखते हैं। इसका सिद्धांत जो है, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत बहुत बार पूछा गया है कि किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने दिया था। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है दोस्त। और यह प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड से चलती है। और जो है ये आवेशहीन होती है और विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है। कैसी होती है ये? तो आवेशहीन होती है। चाहे विद्युत हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, उससे यह विक्षेपित नहीं होती है, यानी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है दोस्त, आगे चलो। ये जो है फोटोन की बनी होती है, फोटोन की बनी होती है। कैथोड किरणें, केनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें तथा ध्वनि तरंगे, स्रव हो, ध्वनि तरंग में भी चाहे स्रव हो, अवस्रव हो या प्रास्रव हो, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यानी यहाँ पे जितना भी दिया है ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। और यहाँ से पूछता है, 4 ऑप्शन रहेगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो वहां पे आपको यही सब ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, कैथोड किरण, केनाल किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और ध्वनि तरंग। ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा ये कुछ आपको फिगर दिया होगा, तो आप जो है ये डायग्राम देखिए और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो इसको जो है प्लीज आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको पूरी रूप से जो है पूर्ण रूपेण इसको याद कर लीजिए। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा VVI है ये जो है। इसमें जो है हम देखेंगे कि तरंगदैर्घ्य बढ़ते क्रम में और आवृत्ति ऊर्जा घटते क्रम में। ये जो इसमें दिया गया है क्रम, तरंगदैर्घ्य बढ़ते क्रम का दिया गया है और आवृत्ति जो है इसमें घटते क्रम में है। तो उस रूप में आप इसको देखिएगा। तो इसमें पहला क्या है कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक तरफ तरंग दिया हुआ है, फिर उसका खोजकर्ता का नाम है और मुख्य तथा उपयोग, मुख्य तथ्य और उसका जो है उपयोग क्या है, की फैक्ट्स क्या है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है गामा किरण। गामा किरण, इसका जो खोज किया था, खोजकर्ता है वो पॉल विलार्ड और बेकुरल है। और इसके बारे में जानिए कि गामा किरण जो होता है ना, ये भेदन क्षमता इसका सर्वाधिक होता है। भेदन क्षमता क्या होता है? गामा किरण का सर्वाधिक होता है। और ये जो है कैंसर के इलाज में और नाभिकीय अभिक्रिया में सहायक होता है गामा किरण। तो गामा किरण की आप खोजकर्ता और उसका जो है जो फैक्ट है, जो उसका उपयोग है, आप उसको याद रखिएगा। आगे है, अगला है एक्स किरणें। एक्स किरण की खोज जो है रोंटजन ने किया था। और ये जो है चिकित्सा यानी हड्डी टूटने पर एक्सरे करवाते हैं ना हम लोग, वही चीज है। तो हड्डी टूटने पर और क्रिस्टल संरचना अध्ययन और सीटी स्कैन में एक्स-रेज का प्रयोग होता है। अगला है अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण की खोज जो है किसने किया था? तो रीटर ने किया था। और जो पराबैंगनी किरण है इसका जो है उपयोग कहाँ करते हैं? तो जल शोधन में, यानी जल शोधन में उसमें क्या काम करता है? तो ये बैक्टीरिया मारने का काम करता है। अदृश्य लिखाई में, वहां पे भी पराबैंगनी किरण यूज किया जाता है और ओजोन परत इन्हें रोकती है। पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आती है उसको कौन सी परत रोकती है? तो ओजोन परत। ठीक है दोस्त। और ओजोन परत किस मंडल में है पूछ लेगा तो समताप मंडल में। इसको भी जो है आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। अगला है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की खोज जो है न्यूटन ने किया था और वस्तुओं को देखने में इसका यूज होता है। और 390 न्यूटन मीटर से 780 न्यूटन मीटर के बीच का होना चाहिए। अगला है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण का खोज जो है हर्शेल ने किया था। आप खोजकर्ता तो 100% ही याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा ही जाने वाला है। तो अवरक्त किरण की खोज हर्शेल ने किया था। ये उष्मीय विकिरण, टीवी रिमोट, कोहरे में फोटोग्राफी, नाइट विजन कैमरा में इसका उपयोग होता है अवरक्त किरण का। अगला है
सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंग का जो है माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंग को बोलते हैं माइक्रोवेव्स, इसकी खोज जो है हर्ट्ज ने किया था। ये आपको रडार में देखने के लिए मिलेगा। माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई और सैटेलाइट संचार, ये सब में देखने के लिए आपको मिलेगा। अब जो है लास्ट है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो मार्कोनी ने। और ये तरंग दैर्घ्य इसका जो है रेडियो तरंग का सर्वाधिक होता है, क्योंकि आप अभी देखे थे कि तरंग दैर्घ्य बढ़ते क्रम में, और ये सबसे लास्ट आया है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, लेकिन आवृत्ति इसका सबसे कम है। रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, मोबाइल नेटवर्क में इसका उपयोग होता है। अब कुछ तथ्य को जानते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहला है कि रडार में रेडियो तरंग अक्सर माइक्रोवेव रेंज का उपयोग होता है। रडार में किसका यूज होता है? तो रेडियो तरंग का। एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है, एक्सरे का नहीं। जो एमआरआई मशीन होता है उसमें हम चुंबकीय तरंग का यूज करते हैं, एक्सरे का यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्त। अगला है सोनार में पराश्रव तरंगों का उपयोग। सोनार में पराश्रव तरंग का उपयोग किया जाता है, और डॉपलर प्रभाव में ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित जो गति के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होता है। जैसे ट्रेन के पास आने पर सीटी का तेज सुनाई देना, ये किस प्रभाव पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पे। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब जो है थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, बस एक दो लाइन ही, ज्यादा ब्लर नहीं है। प्रतिध्वनि क्या होता है? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी पूछा जाता है, तो 17 मीटर होनी चाहिए। एग्जैक्ट होता है 16.6 मीटर। आप ये याद रखिए, या लगभग 17 मीटर के करीब। तो मैक संख्या जो होता है ये क्या होता है? तो वायुयान की गति दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है मैक संख्या। मैक संख्या का फॉर्मूला होता है वस्तु की गति बटा ध्वनि की गति। अब यही मैक पे जो है आप को देखने के लिए मिलेगा, आप सुने भी होंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल है कि सुपरसोनिक मिसाइल है, आप मैक संख्या से पता कर सकते हैं। कैसे? मैक संख्या अगर 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो और 5 तक हो तो वो सुपरसोनिक कहलाएगा। अगर मैक संख्या 5 से बड़ा और 10 तक हो तो हाइपरसोनिक कहलाएगा। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यानी प्रकाश जो है ये क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। ठीक है दोस्त। किस रूप में? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। ये कुछ फिगर है, आगे उसका तथ्य दिया गया है। क्या? तो प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। कैसे? तो प्रकाश के बारे में बोला जाता है प्रकाश तो एक तरंग की भी प्रकृति दिखाती है और कण की भी प्रकृति दिखाती है। ये दोनों तरह का व्यवहार करता है, यानी तरंग वेव के रूप में और पार्टिकल यानी फोटोन के रूप में भी ये जो है व्यवहार दिखाता है और व्यवहार करता भी है। प्रकाश का एक जो है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, बता ही दिए हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जितना भी रेड में है, आपको लाल में दिखाया गया है, वो बहुत बार पूछा गया है, अनगिनत बार। तो प्रकाश का वेग की गणना जो सबसे पहले किया था वो रोमर ने किया था, और प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला पॉइंट है माध्यम के अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की चाल घट जाती है, यानी अपवर्तनांक अगर माध्यम का बढ़ जाता है तो प्रकाश का जो चाल होगा वो हमारा घट जाएगा। और चाल का जो क्रम होता है ना, आपको प्रकाश का जो चाल का क्रम होगा, अगर निर्वात है तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम गैस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। लगभग 500 सेकंड समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जो है पृथ्वी पे जो आता है वो कितने सेकंड में आता है? तो 1.28 सेकंड में आता है दोस्त, 1.28 सेकंड में। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब है परावर्तन के मूल नियम। ये परावर्तन के मूल नियम, बेसिक लॉ क्या होता है परावर्तन का, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट तो करना भूलिएगा ही मत।
प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। परावर्तन के नियम सभी परावर्तक सतह, समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, द्वारा पालन किया जाता है। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहता है आपतित किरण, आपतित मतलब जो आ रही है किरण, यानी ये जो सूर्य के प्रकाश से किरण आती है आपतित किरण, और ये जो टकरा के जाती है ये परावर्तित किरण है, और बीच में रहता है अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये देखिए आप, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, और ये तीनों जो है एक ही बिंदु में यहाँ पे है। तो वही चीज बोला है, पहला नियम यही बोलता है कि आपतित किरण हो चाहे परावर्तित किरण हो और अभिलंब हो, तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा कहता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण कौन है? आपतित किरण वाला कोण, ये वाला आपतन कोण है, इसको आई से डिनोट करते हैं, छोटी आई से। और जो परावर्तन कोण होता है ये छोटी आर से डिनोट करते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। और परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल तीव्रता घट सकती है। केवल तीव्रता यहाँ क्या होती है? घट सकती है। तो आप लोग का जो है कमेंट था कि दोस्त की जो है इसका पीडीएफ भी आप दिया कीजिए, तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जीके लैब हिंदी से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कीजिए। आपको वहां पे सारी जो है क्लास, जितनी भी क्लास होंगी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भी भाई बहन हमारे हमसे क्वेरी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम भी हमने बना दिया है, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, फॉलो कीजिए, और वहां पे आप हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अब है समतल दर्पण, जो प्लेन मिरर होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। समतल दर्पण से क्या होता है कि इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति सदैव काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है, सीधा होती है, और वस्तु के बराबर आकार का होता है। समतल दर्पण जो होता है, समतल तो सदैव काल्पनिक होता है, सीधा होता है, और वस्तु के बराबर आकार का इसका प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। इसमें पार्श्व परिवर्तन में बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है, जैसे एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा होना। एम्बुलेंस पर जो है, एम्बुलेंस क्या होता है, उस पे उल्टा लिखा रहता है, ताकि आप जब उसको आईना में देखें तो वो उल्टा होके वो सीधा दिखाई दे, एम्बुलेंस दिखाई दे नाम, इसलिए वो उल्टा दिखाई देता है। इसके बारे में जानिए कि समतल दर्पण क्या होता है। कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है, और क्या होती है? वस्तु से काल्पनिक होती है, सीधा होती है, और वस्तु के बराबर होती है। ठीक है। इसकी क्षमता जो होती है समतल दर्पण की वो शून्य होती है, और पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, तभी आप उसमें जो है अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। अब है, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग यानी भी चाल से चल रही है तो प्रतिबिंब जो है उसमें 2 भी चाल से वापस आता प्रतीत होता है। आप देखे होंगे रोड साइड में जो शीशा रहता है, तो आप अगर उसके तरफ दौड़ के जा रहे हैं तो आपको उसमें लगेगा कि जो है हमसे तेज उसमें जो है प्रतिबिंब जो आ रहा है वो हमसे 2 गुना तेज में आ रहा है। तो वही चीज है कि भी चाल से अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो आपको जो है उधर से 2 भी के चाल से दिखाई देगी। यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है, यानी 2 गुना हो जाती है। प्रतिबिंब निकालने की संख्या, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, और ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा कि इसमें आप 360 डिग्री माइनस थीटा से आप भाग दीजिएगा। ये थीटा क्या है? तो यदि 2 दर्पण थीटा कोण पर झुके हो, यानी बोल देगा 2 दर्पण है जो 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या निकालिए, तो आपको जितना भी डिग्री पे देगा उसको 360 में भाग देना है। अगर वो सम आ जाता है, पूरा पूरा कट के वो सम आ जाता है, तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगी उसमें से आप 1 घटा के निकाल सकते हैं।
अगर सम आने पे 360 डिग्री माइनस थीटा अगर सम आता है तो उसमें आप 1 घटा दीजिए और वो आपका प्रतिबिंब की संख्या दे देगा। अगर 360 बटे थीटा करने से अगर विषम संख्या आती है तो प्रतिबिंब की संख्या जो है वही संख्या हो जाएगी, यानी 360 बटे थीटा ही हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अगर हम बोलें कि अगर 30 डिग्री पे झुकी हुई है, दो समतल दर्पण अगर 30 डिग्री पे झुकी है तो प्रतिबिंब की संख्या जो है कितनी होगी, तो 360 बटे 30 अगर करते हैं तो आपका 12 आता है, और 12 जो है हमारा सम संख्या है, तो 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 हमारा जो है प्रतिबिंब की संख्या आ जाएगी। ठीक है। अगर बोलेंगे कि दो दर्पण जो है 120 डिग्री के कोण पर झुका है तो प्रतिबिंब की संख्या, तो 120 से हम भाग दे देंगे 360 में तो हमारा 3 आ जाएगा, और 3 जो है विषम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या में 1 घटाने की जरूरत नहीं है, 3 का 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक पॉइंट है कि एफ बराबर दिया है r/2, फोकस बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ है फोकस दूरी, आर जो है वक्रता त्रिज्या है, यानी कि बोला जाता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। दर्पण सूत्र याद रखिएगा, बहुत बार पूछ देता है कि दर्पण सूत्र निम्न में से कौन है। तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। ठीक है। अब u जो है वस्तु दूरी होता है, v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी हो, यानी प्रतिबिंब में दूरी होता है, और जो f है यहाँ पे ये फोकस दूरी को दिखाता है। अगला पॉइंट है जो है इसी का जो प्रकार है अवतल दर्पण, उसको हम लोग जानेंगे। इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसका अन्य नाम है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्योंकि यह किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ता है, यानी सारा किरण को एक ही बिंदु पर जो है ये क्या कर देता है, सिकोड़ देता है, तो इसलिए इसको हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है। यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों बन सकते हैं। जो अवतल दर्पण होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है, यानी दोनों बनाता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। उल्टा और सीधा कैसा हो सकता है, दोनों हो सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेष स्थिति यह है, यानी कब ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, तो जब वस्तु ध्रुव यानी P और फोकस यानी F के बीच में होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और बड़ा बनता है। यही डेंटिस्ट का उपयोग करते हैं, और यही जो है डेंटिस्ट उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं डेंटिस्ट, तो अवतल दर्पण का, यानी दांत वाला जो डॉक्टर है वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। ठीक है। अब है सीधा और यदि वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर और बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा और फोकस पे प्रतिबिंब बना देता है। अवतल दर्पण का जो ये डायग्राम है इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है ये चीज। अवतल दर्पण जो है द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है, तो वस्तु की स्थिति एक तरफ है, फिर उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी वो देखेंगे, आकार कैसा होगा, उसका प्रकृति कैसा है वो चीज देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है, यानी अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। अगर अनंत पे बना है तो किस पे बनेगा, फोकस पे। उसका आकार होता है बहुत छोटा। कैसा होता है, तो बहुत छोटा होता है, और वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगर जो है वस्तु की स्थिति C से परे है, यानी C से परे है, तो F और C के बीच जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा, छोटा आकार होगा और वास्तविक व उल्टा होता है। अगर वस्तु की स्थिति C पर है तो C पर ही प्रतिबिंब बनेगा,
और जो है वह समान आकार का होगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। सी और एफ के बीच अगर वस्तु की स्थिति है तो सी से परे बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। फोकस पर है, अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा था, ठीक है। और बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ठीक है दोस्त, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। पी और एफ के बीच में है तो दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और आभासी बनता है। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सी क्या है, एफ क्या है, तो पी क्या है, ये सभी का आप फुल फॉर्म भी लिखिएगा और इसका हिंदी क्या होता है आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो। अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं ऐसे भी। अगला है अवतल दर्पण के उपयोग, ये बहुत जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। गाड़ियों की हेडलाइट और सर्च लाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। डॉक्टर द्वारा जो आंख कान नाक का जो डॉक्टर होता है वो जांच करने में इसका उपयोग करते हैं, किसका, तो अवतल दर्पण का। अगला है सोलर कुकर में किरणों को केंद्रित करने के लिए जो है केंद्रित करने के से क्या इसका नाम पड़ गया था, अभिसारी दर्पण। कौन सी दर्पण, अभिसारी दर्पण, याद रखिएगा अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब अगला दर्पण जो है ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, तो इसका नाम है अपसारी दर्पण, क्योंकि यह किरणों को फैला देता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। बहुत ही आसान है ये, इसमें यही होता है प्रतिबिंब, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा, याद रख लीजिए। इसका जो है डायग्राम भी बड़ा नहीं है और इसकी दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। ये देखिए दो ही स्थिति है इसमें। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसमें दो स्थिति होगा। वस्तु का जो स्थिति होगा एक अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर यानी दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा बिंदु के आकार का और आभासी और सीधा होता है। अगर जो है वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच है तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। देख लीजिए हिंदी आ गया आपका, पी मतलब होता है ध्रुव, एफ मतलब होता है फोकस। आपको फुल फॉर्म भी लिखना है, पी मतलब क्या होता है मैं बता दूं, पी से पोल होता है। आप ये मत समझिएगा कि हमें नहीं आता है, आपको हम ये होमवर्क दे रहे हैं ताकि जो है आप सीरियस हो सके पढ़ाई के प्रति। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अब जो उत्तल दर्पण होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग तो आपको 100% याद रखना है कि गाड़ियों में साइड मिरर जो होता है पीछे देखने के लिए, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, बाल बाल संवारते हैं किसी और को देख के, तो वही है साइड मिरर और उसी में हम उपयोग करते हैं किसका, तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि यह सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाता है जिससे पीछे का ज्यादा एरिया दिखता है। अगर बड़ा भी गाड़ी है तो उसको छोटा करके दिखा देता है कि हाँ चलो गाड़ी आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है। सड़क पर लगी सोडियम परावर्तक लैंप में प्रकाश को फैलाने के लिए, सड़क पर जो लगा रहता है परावर्तक लैंप, उसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एटीएम मशीन के पास लगे सुरक्षा दर्पण में भी हम क्या करते हैं, तो अब उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब अगला है वस्तु का रंग। वस्तु का रंग रेग लिखा हुआ है लेकिन रंग होगा यहाँ पे। अब वस्तु का रंग क्या कहता है कि वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग को परावर्तित करती है। लाल गुलाब लाल दिखाता है क्योंकि वह लाल रंग परावर्तित करता है। याद रखिएगा कि वो उसी जो रंग का है उसी रंग को वो क्या करता है, परावर्तित करता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर ले वह काली दिखाई देती है, यानी जो सब को अवशोषित कर लेगा, सॉरी लाल जो जिस कलर का रहेगा उसको अवशोषित करता है, बाकी को वो क्या करता है, परावर्तित कर देता है, हटा देता है। इसलिए जो है वस्तु एग्जैक्ट उसी रंग का दिखाई देता है। अगर वो काली दिखाई दे रहा है कोई भी वस्तु आपको, तो समझिए कि वो सारा प्रकाश को जो है, सारे रंग के प्रकाश को वो अवशोषित करती है।
जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर दे वह सफेद दिखाई देता है। अगर वो सारा रंग को क्या कर दे, परावर्तित कर देता है, तो वो कैसा हो जाएगा, सफेद आपको दिखाई देगा। अगला है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है, तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग होता है जो 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं और पनडुब्बी में इसका उपयोग होता है। तो पेरिस्कोप में जो है समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुरूपदर्शी। बहुरूपदर्शी में क्या होता है, तो बहुरूपदर्शी में 3 समतल दर्पण होता है और 60 डिग्री के कोण पर होते हैं। आप याद रखिएगा, जो पेरिस्कोप होता है उसमें 2 समतल दर्पण होता है और 45 डिग्री का कोण पे होता है, और बहुरूपदर्शी में 3 समतल दर्पण होते हैं और 60 डिग्री के कोण पर होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे, और यहाँ से जो है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, ये सबसे जो है 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, 1 नंबरिया जो है वन लाइनर फॉर्म में बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, और उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है दोस्त, यानी प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाती है, उसका जो मूल पथ होना चाहिए वो थोड़ा विचलित हो जाती है, और उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति और रंग नहीं बदलते हैं, केवल चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। यानी कि प्रकाश के जो अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना में क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति और रंग नहीं बदलता है, तो बदल क्या जाता है, तो चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ठीक है दोस्त, अब आगे देखते हैं सघनता का नियम। ये सघनता का नियम क्या है? सघनता का नियम कहता है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, विरल मतलब होता है कमजोर, सघन मतलब होता है मजबूत, ऐसे याद रखिएगा। जब कमजोर से मजबूत की तरफ जाएगा तो क्या होगा, झुकेगा। कमजोर आदमी अगर मजबूत इंसान के पास गया है तो वह उसके पास झुकेगा, यानी कि अभिलंब की ओर झुकता है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकता है, और जो उसका चाल होगा वो क्या हो जाएगा, जब वो झुक गया उसके सामने तो उसका प्रकाश का जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ऑटोमेटिक। और तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, उसका धैर्य जो होता है, धैर्य शक्ति वो बढ़ जाता है, क्योंकि कमजोर आदमी ताकतवर के पास गया है, उसको कोई मारेगा तो बचा लेगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको, इस लाइन को। तो इस तरह से जो है जीके आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कुछ समय के लिए, बार बार रिवीजन से ही आपको जो है याद रहेंगी चीजें। अगला है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, यानी इस बार जो है मजबूत गया कमजोर के पास, तो क्या होगा, दूर भागेगा, तो अभिलंब से दूर हटता है, और प्रकाश का चाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन उसका धैर्य घट जाएगा, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। यानी अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को V से डिनोट करते हैं। तरंग अपवर्तनांक जो होता है वो तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्नेल का नियम क्या कहता है कि अपवर्तनांक जो होता है वो बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। साइन आई क्या होता है, साइन आर क्या होता है, आपको बताया है। आई के कौन से कौन को कहते हैं, आर कौन से कौन को कहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए। साइन आई इक्वल टू जो आपका आंसर है उसको आप लिखिए। अब है रंगों का प्रभाव। रंगों का प्रभाव क्या है, तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। पूछेगा किस कलर का जो है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। और किसका सबसे कम होता है अपवर्तनांक, तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर पूछेगा चाल सबसे कम किसका होता है, तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका चाल सबसे कम होगा, यानी कि बैगनी रंग का चाल सबसे कम होता है और लाल रंग का जो चाल होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्त, अपवर्तनांक ज्यादा तो चाल कम, और अपवर्तनांक कम तो चाल ज्यादा होता है।
ताप बढ़ने पर माध्यम का अपवर्तनांक घटता है, यानी अगर हम ताप बढ़ा दें किसी माध्यम का तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब है विभिन्न माध्यकों के अपवर्तनांक महत्वपूर्ण मान है, यानी कुछ अपवर्तनांक दिए हैं और ये आपको सजाने के लिए दिया जाता है कि बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक को जो है सजाइए या घटते क्रम में सजाइए। तो आप याद रखिएगा, निर्वात में कम होता है, 1 के बराबर होता है, यानी 1 होता है। वायु में जो है 1 के बराबर ही होता है, लेकिन 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, 1.0003 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33, याद रखिएगा ये पूरा हमेशा। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए ये चमकीला ज्यादा होता है। यानी जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा चमकेगा। ठीक है दोस्त। अब है अपवर्तनांक के दैनिक जीवन में उदाहरण। यहाँ अपवर्तन लिखिए, अपवर्तन का जो है उदाहरण कौन कौन है, अपवर्तन का उदाहरण कौन कौन है, अपवर्तन होगा। अपवर्तन का उदाहरण कौन कौन है, एक तो तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है सूर्य का आभासी समय, मतलब सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक जो सूर्य दिखाई देता है वो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। पानी में क्षण का मुड़ना किसके कारण, अपवर्तन के कारण। पानी का आंशिक रूप से डूबी हुई सीधी छड़ अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये सब अपवर्तन का उदाहरण है। सिक्के का ऊपर उठना, यानी पानी से भरे बर्तन की तली में पड़ा सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। और एक मछली का जो निशाना लगाता है, कैसे लगाता है, तो मछुआरे सब, तो पानी में मछली अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखती है, इसलिए शिकारी जो है मछली के नीचे निशाना लगता है और सटीक निशाना वहां पे उसका लग जाता है। अब आता है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या है। तो कहता है ये अपवर्तन का ही एक विशिष्ट मामला है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का किरण सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यानी कि आपतन कोण जो होगा वो क्रांतिक कोण से तो ज्यादा होना चाहिए और सघन से वो किस में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो अपवर्तन कोण जो है बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। ठीक है। अब है अगला पॉइंट, जिसके कारण प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी में लौट जाती है और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसका एक फेमस उदाहरण है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आप ये उदाहरण याद रखिएगा, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का 100% यहाँ से पूछता है। अब अगला है इसका उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, मृग मारीचिका का बनना। रेगिस्तान में जो है पानी का भ्रम होना, ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। संचार में प्रयुक्त प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा का क्षय नगण्य होता है इसमें। अगला पॉइंट है पानी में हवा का बुलबुला, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है चांदी की तरह चमकता है, हवा का बुलबुला। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी क्या होता है, तो शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने वाला यंत्र भी किस पे निर्भर है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे निर्भर होता है। अगला है हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम यानी 24 डिग्री होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है। क्रांतिक कोण जितना कम वो उतना ज्यादा चमकेगा और जो अपवर्तनांक होता है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चमकेगा। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों। यदि किसी द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के बराबर हो तो लेंस द्रव में अदृश्य हो जाएगा। किसी भी द्रव हो उसका अपवर्तनांक अगर लेंस के कांच के बराबर हो जाएगा तो लेंस क्या हो जाएगा, द्रव में अदृश्य हो जाएगा और समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। उसका फोकस डिस्टेंस जो हो जाता है वो अनंत हो जाता है। इसलिए अब लेंस की बारी आती है। पहले हम लोग दर्पण देखे थे, अब जो है लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जो है ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। आप देख सकते हैं बीच में क्या है,
मोटा है और किनारा पे बहुत पतला है। जाके किनारा में क्या होता है, उत्तल लेंस मिल जाता है और इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी दर्पण किसको बोलते हैं आप कमेंट में कीजिए। इसका उल्टा होता है, यहाँ उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, लेकिन वहां अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यह जो है प्रकाश की किरण को एक ही बिंदु पर क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। एक ही बिंदु पर क्या कर देता है, सिकोड़ देता है एक ही बिंदु पर। ये था उत्तल लेंस। अब है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस, बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है और इसे अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह किरण को क्या कर देता है, फैला देता है। इसका फिगर कैसे बनेगा, इस तरह से बनता है। बीच में तो पतला होता है और इधर मोटा होता है। ये ऐसे जाएगा ऐसे, यानी ये जो है फैल जाता है, किरण को क्या कर देता है, फैला देता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अब है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये आपको वन लाइनर फॉर्म में मिल जाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f। 1/f तभी होगा जब f जो है मीटर में दिया हुआ हो, और P इक्वल टू 100/f जो है तब होगा जब f किस में हो, सेंटीमीटर में हो, तभी जाके हमारा ये फार्मूला होगा। तो ये आप दोनों फार्मूला याद रखिएगा कि अगर सेंटीमीटर में है तब क्या होगा और जब मीटर में है तब क्या होगा। और यहाँ से न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आपको फोकस दे दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट लेंस की क्षमता पूछ लेता है, तो डायरेक्ट इस पे बैठा के आप निकाल सकते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और धूप के चश्मे की क्षमता जो होती है वो कितने डायोप्टर की होती है, तो 0 डायोप्टर की होती है। पानी में हवा का बुलबुला सामान्यतः देखने में उत्तल जैसा लगता है, यानी पानी में अगर हवा का बुलबुला देखें तो वो उत्तल की तरह दिखता है, लेकिन व्यवहार जो होता है उसका अवतल लेंस की तरह होता है। आगे है लेंस को पानी में डुबोना। अगर लेंस को हम पानी में डुबोते हैं तो देखते हैं क्या कहते हैं, लेंस इन लिक्विड। यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के बराबर हो तो लेंस अदृश्य हो जाएगा और समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। ये लाइन पहले भी देख चुके हैं। और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और F जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के, अनंत के बराबर हो जाएगा। यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस से अधिक है, अगर द्रव का अपवर्तनांक जो है लेंस से अधिक है तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, यानी उत्तल अवतल बन जाएगा और अवतल कैसा बन जाएगा, उत्तल बन जाएगा। अगला है यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस से कम हो, ऐसा भी तो हो सकता है, यदि द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, लेंस से कम हो जाता है तो प्रकृति वही रहेगा, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फोकस दूरी बढ़ेगा और क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस से क्या हो जाए, कम हो जाए। अब है लेंस को काटना, कटिंग ए लेंस। ये क्या होता है, तो दूरी f और क्षमता p अपवर्तित रहती है। फोकस दूरी जो है f और जो है क्षमता p अपवर्तित रहती है, यानी लेंस को अगर हम काटते हैं तो फोकस दूरी और क्षमता पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रतिबिंब की चमक आधी हो जाती है। प्रतिबिंब जितना चमकता है वो आधा उसका चमकने लगता है। अगर हम ऊर्ध्वाधर काटते हैं, वो क्षैतिज काट रहे थे, अब है ऊर्ध्वाधर अगर हम लेंस को काटते हैं तो लेंस दो समतल उत्तल भागों में बढ़ जाता है। फोकस दूरी उसकी दोगुनी हो जाती है और क्षमता क्या हो जाती है, इसमें भी आधी हो जाती है। उत्तल लेंस अधिकतर वास्तविक रियल, यानी वास्तविक मतलब रियल, और उल्टा इन्वर्टेड प्रतिबिंब बनाता है, केवल एक स्थिति को छोड़कर जहां सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और अब जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको खुद से आप याद करने का कोशिश कीजिए। ले लिए होंगे आशा करते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। ये उत्तल लेंस का है। अगर उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, आकार उसका अत्यधिक छोटा यानी बिंदु मात्र होगा
वास्तविक एवं उल्टा प्रकृति का होता है। अगर वस्तु की स्थिति 2f1 से परे है तो f2 और 2f2 के बीच में उसका प्रतिबिंब बनता है, आकार उसका छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा बनाता है। अगला पॉइंट है कि अगर 2f1 पर है वस्तु की स्थिति तो किस पे प्रतिबिंब बनाएगा, 2f2 पर। आकार समान आकार का होता है और वास्तविक एवं उल्टा उसकी प्रकृति होती है। अगर वस्तु की स्थिति f1 और 2f1 के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 से परे बनेगा और उसका आकार जो होगा वो बड़ा होगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रकृति का होगा। अगर फोकस पर है वस्तु की स्थिति तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और एक स्थिति जो बोला है, एक स्थिति को छोड़कर उसमें आभासी और सीधा बनता है। बड़ा जो है आकार होता है, वस्तु की ही तरफ बनता है जब जो है वस्तु की स्थिति किस पे हो, फोकस यानी F1 और ध्रुव O के बीच में हो तो वस्तु की तरफ ही बनेगा प्रतिबिंब, बड़ा बन जाता है और आभासी और सीधा बन जाता है। अवतल लेंस आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु कहीं भी हो, कहीं भी वस्तु हो अवतल लेंस में आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अगला जो पॉइंट है, हाँ, तो अब जो है ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें क्या है, ये अवतल लेंस के लिए है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, इसमें दो का जो है आपका बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ हो, अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, F1 पे बनता है और अत्यधिक छोटा बिंदु मात्र का बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। अगर वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी हो तो फोकस और ओ मतलब ध्रुव के बीच बनेगा, छोटा बनता है प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा बनता है। तो आप ये नोट कीजिएगा और जो है खुद से इसको जो है पूरा याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा डायरेक्ट इस डायग्राम से ही, आपका दोनों दर्पण और दोनों लेंस से। और आप सभी को जो है PDF हम प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई भी रिलेटेड हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से, जनरल कॉम्पिटिशन, वन डे एग्जाम के लिए, तो आप हमको जो है इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, इसी चैनल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से आप हमको फॉलो करके जो है वहां से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहता है, तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अध्ययन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण है कि विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होना, जिसके कारण प्रिज्म में उनका वेग और अपवर्तनांक भी क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रिज्म के आधार से ऊपर की ओर, यानी प्रिज्म जब जो है प्रिज्म है, आधार से ऊपर की ओर ये क्रम दिया है, बैगनी, सबसे नीचे होगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हम लोग इसको याद भी किए हैं बचपन में, किससे, तो बैजानी हो पी ना ला, विबजियोर, इंग्लिश वाले विबजियोर, VIBGYOR, विबजियोर, इससे भी याद आप कर सकते हैं। अब अगला है कि प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व सतहें होती हैं जो एक कण पर झुकी है, इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। अब प्रिज्म में जो रंग है उसके लिए बताया है लाल रंग, सबसे ऊपर रहेगा लाल रंग और सबसे जो नीचे रहता है वो बैगनी रंग। तो ये दोनों रंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, विचलन उसका सबसे कम होता है या सबसे कम मुड़ता है, वही हुआ विचलन।
अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, चाल सर्वाधिक होता है कांच में। ठीक है। अब अगला जो है बैगनी, जो सबसे नीचे है आधार पे बैगनी। अब बैगनी में ठीक लाल का उल्टा हो जाता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, विचलन सर्वाधिक होगा और यह सबसे अधिक मुड़ता है, अपवर्तनांक सर्वाधिक है और चाल सबसे कम है कांच में। एक आता है पीला। पीला क्या होता है ना, यह रंग मध्य रंग माना जाता है क्योंकि ये किस जो है बीच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बीच में। अब है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। इंद्रधनुष से आपका जो है पूछा जाता है प्राथमिक और इंद्रधनुष का जो है क्या अंतर है, उसमें कैसे हम पहचान सकते हैं कि जो है कौन प्राथमिक इंद्रधनुष है और कौन जो है द्वितीयक इंद्रधनुष है। तो इंद्रधनुष क्या होता है? यह परावर्तन, अपवर्तन और पुनः आंतरिक परावर्तन का संयुक्त प्रभाव है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सुबह के समय में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगी। तो सुबह के समय में सूर्य जो है पूरब में रहता है तो उसके ठीक विपरीत यानी पश्चिम में दिखाई देगी। कभी पूछ लिया जाता है कि शाम के समय में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगी। तो शाम के समय में सूर्य कहाँ रहता है? सूर्य का स्थिति पश्चिम में रहता है तो उसके डायरेक्ट विपरीत कौन सा है? तो पूरब में दिखाई देगी। और फिर एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि दोपहर के समय में 12 बजे के समय में जो है इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगी। तो 12 बजे जो है इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं क्योंकि सूर्य बीच में रहता है। अब है इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष हम किसको बोलेंगे? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया होती है। आंखों पर 40 डिग्री से 42 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये इंद्रधनुष अगर आंख को हम 40 से 42 डिग्री के कोण पे देखें तो इंद्रधनुष अगर हमें दिखाई दे रहा है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का उदाहरण है। लेकिन हम क्या जो है इसको माप पाएंगे कि 40 से 42 डिग्री पे ही हम देख रहे हैं? नहीं माप सकते हैं। तो और 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया होती है उसमें। तो ये भी, इससे भी हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो कैसे लगा पाएंगे कि जो है खुद से हम कैसे पहचान पाएंगे कि जो है प्राथमिक इंद्रधनुष है? तो उसके लिए है कि जो है बाहर लाल रंग होता है और अंदर बैगनी रंग होता है। बाहर लाल रंग होगा और अंदर की तरफ कैसी होगी? बैगनी कलर होगा और यह अधिक चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होगा। अब है द्वितीयक इंद्रधनुष। इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें क्या हो जाएगा? बाहर बैगनी दिखाई देगा और फिर इसमें अंदर लाल दिखाई देगा। यानी प्राथमिक का ये क्या होता है? उल्टा होता है। आंखों पर 50 से 53 डिग्री का कोण बनाता है। यह प्राथमिक की तुलना में धुंधला होता है। जो प्राथमिक होता है वो तो चमकीला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, लेकिन जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है थोड़ा धुंधला होता है उसकी तुलना में। निर्वात के सभी रंगों का वेग समान होता है। निर्वात में सभी रंगों का वेग समान होता है, इसलिए वहां वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि बैगनी और लाल रंग के विचलन कोणों का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। जो बैगनी है और लाल रंग है उसका जो विचलन कोणों का अंतर होगा वही कोणीय विक्षेपण कहलाता है। आकाश का नीला होना प्रकीर्णन है। आकाश का नीला होना यानी अगर आपका कलर का बात कर दिया, स्पेसिफिक कलर का बात कर दिया, कोई भी रंग का बात कर दिया कि नीला पीला क्यों दिखाई देता है, आप डायरेक्ट प्रकीर्णन आंख बंद करके मार सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। आकाश का नीला होना प्रकीर्णन का उदाहरण है, जबकि इंद्रधनुष बनना विक्षेपण है। इंद्रधनुष जो है विक्षेपण का उदाहरण है। और इन दोनों में भ्रमित न हो, ये भी बोल दिया है कि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। एक वर्णी प्रकाश होने के कारण लेजर किरण में वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। लेजर किरण में कौन सा प्रकाश होता है? एक वर्णी प्रकाश होता है, इसलिए उसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो अपवर्तनांक होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो तरंगदैर्घ्य के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोशी का समीकरण कहता है कि अपवर्तनांक जो होता है वो तरंगदैर्घ्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। अब है प्रकाश का प्रकीर्णन की मुख्य अवधारणा। यह है कि धूल के कणों या अणुओं द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलाव हो जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मुख्य अवधारणा क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है, तो धूल का कण जो है वायुमंडल में और अणु जो है, अणु द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है। जब कण से टकराता है प्रकाश तो ये सभी दिशा में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो यही है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब है 2 पॉइंट है कि रेले का नियम क्या कहता है। तो रेले का नियम कहता है, ये बहुत बार पूछा गया है, कि प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चतुर्थ घात की क्या हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है जो है प्रकीर्णन की मात्रा। आकाश का नीला रंग, फिर यहाँ बात हो गया रंग का, तो आपको डायरेक्ट क्या मारना है, प्रकीर्णन। तो नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का नीला रंग यानी आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अगला है सूर्योदय या सूर्यास्त पर सूर्य का लाल होना, फिर लाल हो गया, ये रंग का बात किया है तो प्रकीर्णन का उदाहरण है। इसके कारण होता है तो प्रकीर्णन के कारण, जिसमें सामान्यतः लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रकीर्णन इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंगदैर्घ्य का और दूरी का, दोनों का व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, प्रकीर्णन। अब अगला पॉइंट है, खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग होता है क्योंकि कोहरे या धुंध में इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और यह अधिक दूरी तक गमन करती है लाल रंग, इसलिए खतरे का संकेत जो है हमेशा लाल कलर का ही होता है। अंतरिक्ष का काला दिखने का कारण वायुमंडलीय की अनुपस्थिति के कारण वहां प्रकीर्णन का नहीं होना, एक आपका जो है अपवाद है, यहाँ काला देख के प्रकीर्णन नहीं मारना है। ये जो है अंतरिक्ष का जो काला दिखता है वहां वायुमंडल की अनुपस्थिति, वायुमंडल नहीं है, इसी कारण जो है प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिस कारण जो है वहां पे क्या हो गया, तो वो काला दिखाई देने लगता है। बादलों का सफेद दिखने का कारण बड़े आकार के कणों द्वारा सभी रंगों का समान रूप से क्या है, प्रकीर्णन है। यानी कोई भी चीज रहे, कोई भी कलर का बात हो, जब रंग का बात हो तो प्रकीर्णन मार देना है। सिर्फ एक जो है आप याद रखिएगा कि अंतरिक्ष का काला दिखाई देना, वहां पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, प्रकीर्णन नहीं होता है। अब है प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसकी मुख्य अवधारणा यह है कि प्रकाश तरंगों के कंपन को एक ही तल में सीमित करना। ध्रुवन यह सिद्ध करता है कि प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। ध्रुवन की घटना से ही यह सिद्ध होता है प्रकाश कैसी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं हो सकता। जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग जो साउंड वेव्स है, उसका ध्रुवन नहीं हो सकता है क्योंकि वे अनुदैर्घ्य हैं। ध्रुवन कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध, ध्रुवन के उदाहरण है, उदाहरण तो आपको 100% याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। ध्रुवन के उदाहरण है धूप के चश्मों, यानी धूप का चश्मा में, और 3D फिल्मों और फोटोग्राफी में। होलोग्राफी में भी ध्रुवन की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। जो होलोग्राफी होता है वहां पे भी क्या होता है, ध्रुवन की अवधारणा का उपयोग होता है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण में क्या होता है, इसमें दो तरंगों के मिलने से ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। जो दो तरंग मिलता है इसमें ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है, और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रकाश का व्यतिकरण है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। थॉमस यंग ने व्यतिकरण द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध किया। पूछेगा कि प्रकाश का जो तरंग प्रकृति है इसको सिद्ध किसने किया था, तो थॉमस यंग ने, और किसके द्वारा, तो व्यतिकरण के द्वारा ही सिद्ध किया था। अगला है
कि जब तरंग समान कला में मिलती हैं तो तीव्रता अधिकतम होती है, जब तरंग विपरीत कला में मिलती हैं तो तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसको हम काली फ्रिंज भी बोलते हैं और इससे पहले वाले को चमकीली फ्रिंज बोलते हैं। पानी की सतह पर फैले तेल का रंगीन चमकना व्यतिकरण का उदाहरण है। पानी का जो है सतह पर जो तेल अगर गिर जाता है तो वो चमकने लगता है, थोड़ा सा रंगीन चमकता है, तो वो जो है व्यतिकरण का ही उदाहरण है। मोर के पंखों का चटक रंग भी बहुस्तरीय व्यतिकरण के कारण होता है। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन। इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रकाश अवरोध के किनारे से मुड़ जाता है। प्रकाश का विवर्तन की शर्त यह है कि अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। विवर्तन की खोज किसने किया, तो विवर्तन की खोज जो है गेरी-माल्डी ने किया। बहुत बार पूछा गया है आपका खोजकर्ता का नाम, तो विवर्तन की जो खोजकर्ता है वो कौन है, गेरी-माल्डी। ध्वनि का विवर्तन प्रकाश से अधिक होता है, क्यों, तो क्योंकि जो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है। सीडी पर दिखाई देने वाले इंद्रधनुषी रंग, यानी सीडी जो पहले चलता था जिसको हम लोग कैसेट बोलते थे फिल्म का, तो उसको जब धूप में देखते थे थोड़ा सा तिरछा ये सब करके, तो वो बहुत ज्यादा चमकता था, पूरा इंद्रधनुष के रंग का चमकता था। किस कारण, तो विवर्तन के कारण ही चमकता था। किसी वस्तु की परछाई के किनारे धुंधले होना विवर्तन के कारण है। जो परछाई देखते हैं उसका किनारा धुंधला होता है, तो वो किसका कारण है, विवर्तन का। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता विवर्तन द्वारा सीमित है। अब है ध्वनि की प्रकृति। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है, तो एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम यानी ठोस, द्रव या गैस अनिवार्य है और यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि क्या निर्वात में गमन कर सकती है, तो नहीं कर सकती है। अगला है कि ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं किया जा सकता है। जो ध्वनि तरंग है उसका ध्रुवन नहीं किया जा सकता है, केवल प्रकाश का होता है। प्रकाश का ध्रुवन होता है लेकिन ध्वनि का ध्रुवन नहीं होता है। ध्वनि की चाल जो होती है इसका जो है बढ़ते क्रम में है। सबसे ज्यादा चाल जो ध्वनि का होता है वो ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और फिर गैस में होता है। और इस्पात में सर्वाधिक और हवा में सबसे कम। ध्वनि का चाल पूछेगा सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो स्टील यानी इस्पात में होता है। इसमें इस्पात में होता है और सबसे कम हवा में सबसे कम होता है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, आप ये तीनों को तो याद ही रखिएगा। इसके अलावा भी और बहुत है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको वहां पे बोलेगा निम्न में से कौन जो है मिलान सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो उसमें दिया हुआ रहेगा। हवा में चाल जो ध्वनि का होता है 332 मीटर पर सेकेंड। जल में जो चाल होता है 1483 जो है मीटर पर सेकेंड। लोहा यानी इस्पात में चाल 5000 मीटर पर सेकेंड और उससे भी ज्यादा हो जाता है विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। एल्युमिनियम में होता है 6420, जो इस्पात से भी ज्यादा है, 6420 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल याद रखिएगा 1531 मीटर पर सेकेंड। आपको जो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपको निकेल का याद नहीं रखना है, हाइड्रोजन का नहीं रखना है, ऑक्सीजन का नहीं रखना है। एल्युमिनियम, समुद्री जल, लोहा इस्पात, जल और हवा में चाल आपको याद रखना है। अगला है माध्यम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि का चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। बहुत बार पूछा गया है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का चाल में कितना परिवर्तन होगा, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड उसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो गैस में ध्वनि का चाल है दाब का उस पर कोई असर नहीं है। आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है, इसलिए बरसात में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और सायरन दूर तक सुनाई देता है बरसात में। हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होती है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है।
अब है आवृत्ति परिसर। आवृत्ति परिसर तो है आवृत्ति परिसर के आधार पर ध्वनि तरंग 3 तरह का है, अपश्रव, श्रव और पराश्रव। आप यहाँ से आपको बहुत सारा जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि अपश्रव जो है उसका लिमिट कितना है, तो 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को अपश्रव तरंग अपश्रव ध्वनि कहते हैं। श्रव किसको बोलेंगे, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम क्या बोलेंगे, श्रव बोलेंगे। और पराश्रव किसको बोलेंगे, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले ध्वनि को हम क्या बोलेंगे, पराश्रव बोलेंगे। अब ये तीनों का उदाहरण, अपश्रव का उदाहरण है भूकंप, ज्वालामुखी, व्हेल, मछली, ये सब जो है अपश्रव ध्वनि का उदाहरण है। श्रव ध्वनि मानव कान सुन सकता है, श्रव ध्वनि को, इसको कौन सुन सकता है, मानव कान, यानी कि जो है हम लोग सुन सकते हैं श्रव ध्वनि को। और पराश्रव ध्वनि को कौन कौन सुन सकता है और कौन कौन निकालता है, तो चमगादड़, चमगादड़ जो है गाल्टन सिटी, डॉल्फिन, चमगादड़ हुआ, डॉल्फिन हुआ, ये सब जो है कौन सा ध्वनि निकालता है, तो पराश्रव ध्वनि निकालता है। भूकंप में कौन सा रहता है, अपश्रव, ज्वालामुखी में अपश्रव, व्हेल मछली भी अपश्रव ध्वनि निकालता है। अब अगला है कि पराश्रव तरंग के उपयोग निम्न है। पराश्रव तरंग का कहाँ यूज होता है, तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई मापने में जो सोनार सिस्टम होता है, गुर्दे की पथरी तोड़ने और वायुयान की सफाई में हम इसका यूज करते हैं। ध्वनि के मुख्य लक्षण क्या है, तो इसके मुख्य लक्षण है जैसे तारत्व। तारत्व क्या होता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। पूछेगा तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो तारत्व जो है उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब ये तारत्व को हम पिच बोलते हैं इंग्लिश में, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी। अब आवृत्ति पर निर्भर करेगा तो क्या होगा, तो आवृत्ति अगर उच्च आवृत्ति का है, यानी आवृत्ति अगर ज्यादा है तो तीखी आवाज होगी। तीखी आवाज मतलब पतली, जैसे मच्छर हुआ, महिला हुआ, बच्चे हुए, लड़की हुआ, ये सब क्या है, इसका तीखी मीठा मीठा आवाज होगा और जो है पतली आवाज होती है, तो उच्च आवृत्ति के कारण। अब भारी आवाज जैसे मेरा आवाज है, कर्कश आवाज, तो निम्न आवृत्ति है हमारा, इसलिए मोटी, जैसे शेर की दहाड़, पुरुष, ये सब का जो है निम्न आवृत्ति होता है, इसलिए इसका जो है आवाज भारी होता है। प्रबलता, प्रबलता क्या है, तो प्रबलता है कि प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है और जो है प्रबलता जो होता है वो आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता बराबर होता है ध्वनि ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुना समय। ध्वनि की तीव्रता ऊर्जा पर निर्भर करती है, तीनों अलग अलग है। तारत्व किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर, प्रबलता आयाम पर और ध्वनि की तीव्रता ऊर्जा पर निर्भर करती है। अगला है ध्वनि स्रोत एवं तीव्रता। जो शांत घर है उसमें ध्वनि का जो तीव्रता होता है 30 डेसिबल तक होता है। भीड़ भरी गली में लगभग 70 डेसिबल वहां से साउंड हमको सुनने के लिए मिलता है। ट्रक ये सब में 90 डेसिबल का आवाज रहता है। सायरन जो बजता है वो 100 डेसिबल का होता है और जेट विमान जो होता है 140 डेसिबल होती है। अब है इकाई डेसिबल और फोन, 2 इकाई होता है। सामान्य बातचीत जो हम लोग करते हैं वो 30 से 40 डेसिबल है और ध्वनि प्रदूषण 80 डेसिबल से ऊपर हानिकारक होता है, इसलिए डीजे पर क्या लगा दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है, रोक लगा दिया गया। गुणता, यह अधिस्वर पर निर्भर करता है। समान प्रबलता और तारत्व की ध्वनिया में अंतर करना, यही है गुणता का पहचान। अब जो है आगे लगभग खत्म है ये चैप्टर। प्रतिध्वनि इको, ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देती है और न्यूनतम दूरी 17 मीटर या एग्जैक्ट देखें तो 16.6 मीटर की होती है। यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें परावर्तक सतह से हमको 17 मीटर दूर रहना पड़ेगा। कान पर प्रतिध्वनि का प्रभाव, ध्वनि का प्रभाव कान पर जो है कितने सेकंड के लिए रहता है, 1/10 सेकंड के लिए। बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन और बिहार के एग्जाम में भी। अनुरणन क्या है, अनुरणन, अनुरणन क्या है, तो एक ही ध्वनि तरंग का बहुलित परावर्तन
के कारण बार बार सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। बादल की गर्जन के बार बार सुनाई देना वही है अनुरणन। एक बार गरजता है लेकिन वो 2-3 बार ऐसा हो जाता है। तो वक्ता के एक ही ध्वनि का बारंबार सुनाई देना वही है अनुरणन। अनुनाद, अनुनाद क्या है? तो जब बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए, जैसे पुल का टूटना, रेडियो ट्यूनिंग, ये सब जो है उसका उदाहरण है। इसलिए जो है फौज को कदम ताल रोक दिया जाता है। कहाँ पे? तो किसी भी ब्रिज आने पर, ब्रिज पे जब हम चढ़ते हैं तो उसका जो है लाइन ड्रेसिंग तोड़ दिया जाता है, वहां पे उसका कदम ताल को हटा दिया जाता है। नॉर्मली वो जो है जैसे हम लोग चलते हैं तो वैसे जो है वो पार करता है पुल, उसके बाद उसका कार्रवाई होता है। आगे है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है? तो स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति में आभासी परिवर्तन, यानी ट्रेन की सीटी, इसका उदाहरण है डॉपलर प्रभाव कहलाता है। जब स्रोत एवं श्रोता के बीच दूरी कमी होती है तो ध्वनि की आवृत्ति अधिक, तथा जब दूरी अधिक हो तो आवृत्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सोनिक बूम, ये सोनिक बूम क्या है? तो जब वस्तु ध्वनि की चाल से तेज चलती है तो पीछे शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है, जिससे खिड़कियां टूट सकती है, वही है सोनिक बूम। अब है स्टेथोस्कोप। ध्वनि की परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जो डॉक्टर, जिसको हम लोग आला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आला बोलते हैं। आला पता है आप लोग को? तो कमेंट कीजिए। WHO मानक दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल ध्वनि सुरक्षित मानी जाती है। ग्रीन मफलर क्या है? वो एक बार पूछा था ये रेलवे में हमको। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर जो होता है ये ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण ही क्या है? ग्रीन मफलर है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा 4 नंबर जो टॉपिक था ये खत्म हो जाता है, और यहाँ से फिर आगे स्टार्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। पहले PYQ, फिर मॉडल क्वेश्चन, उसके बाद NCERT बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, फिर इसका जो है हम लोग क्या देखेंगे? MCQs देखेंगे। तो कैसी लग रही है आपको जो है हमारी ये क्लास? और आपको थोड़ा सा साउंड में जो है थोड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि हमने वायरलेस माइक लिया था। क्योंकि आपको पता है कि जो है मैं फौज में हूँ तो थोड़ा सा जो है ज़्यादा इधर शोरगुल होता रहता है, इस वजह से जो है हमको माइक लेना पड़ा, और 2 दिन से हम वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब से जो है आपको विभिन्न एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं कि आप लोग पीडीएफ बोल रहे थे, तो पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे बना दिए हैं और उस पे अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग उससे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप वहाँ पे अगर हमको कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।